हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन के द्वारा कर दी गई है। यानी कि उनका जो चुनाव है वो नवंबर में प्रस्तावित है। यानी कि नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। बेशक से बिहार में कोरोना संक्रमण कितना ही बढ़ जाए, बाढ़ का खतरा कितना ही बढ़ जाए, उससे कोई लेना देना चुनाव आयोग को नहीं है। साथ ही नीतीश कुमार को इससे कोई लेना देना नहीं है। बस चुनाव समय पे करवाना है, बाकी काम समय पे हो ना हो, उसमें से बहाली हमारा एक प्रमुख मांग है कि ये भी चुनाव से पहले हो। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बाकी सभी तरफ अपने अपने काम में सभी लगे हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे अपने इस खास टॉपिक की, जो हमारा है बहाली और चुनाव। दोस्तों, हम सभी के मन में एक ही सवाल आता है कि हमारी शिक्षक बहाली चुनाव से पहले पूरी हो पाएगी, क्या होगा। क्योंकि चुनाव अगर नवंबर में है तो कब तक आचार संहिता लगेगी, या फिर क्या होगा आचार संहिता का प्रभाव इस बहाली पर। कई सारे यहाँ पे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। साथ ही यहाँ पे कई केस जो इस बहाली पे हैं, जिससे बहाली प्रक्रिया प्रभावित हुई है, और हमें वैसे कौन से काम करने होंगे जिससे हमारी बहाली प्रक्रिया चुनाव से पहले संपूर्ण हो। तो कुछ पॉइंट्स को लेकर यहाँ पे मैं डिस्कशन आपके साथ करूँगा। उम्मीद करूँगा आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या बहाली चुनाव से पूर्व संभव है। दोस्तों, इस बात का हमें भी अंदाज़ा नहीं था 2019 में कि शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन भी निकलेगा। क्योंकि हम सभी ये देख रहे थे सरकार बहाली के लिए ज़रूर काम करेगी। सरकार में आए दिन ये कहती थी कि हम बहाली करने के मूड में बहाली करेंगे, लेकिन हमें 1-1.5 साल से लटका रही थी ऐसे झूठ मूठ बोल के। लेकिन जब हमें लगा कि सरकार बहाली करने के मूड में नहीं है, तो बिहार के तमाम अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर एक 10 जून के आंदोलन का आगाज़ किया, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि सरकार को 3 दिन के अंदर अपने घुटने टेकने पड़े और बहाली का विज्ञापन निकालना पड़ा। यानी कि यहाँ पे मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर अभ्यर्थी ठान ले तो सब कुछ संभव है, हर चीज़ संभव है। चुनाव से बहुत पहले आपकी बहाली हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर सब अभ्यर्थी ठान ले इस बात को बहाली में समय से पूर्व करवाना है, तो वही एग्जाम्पल आपके सामने है कि बहाली करने के मूड में सरकार नहीं थी। R.K. महाजन ने कहना था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक है, हम इसको समायोजन करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, हमें प्रारंभिक में भर्ती नहीं करनी है। वो तो अभ्यर्थी को दबाव था बिहार सरकार के ऊपर, जो कि उन्होंने मजबूरी में उनके दबाव चलते बहाली उनको खोलनी पड़ी। तो यहाँ पर अगर ऐसा दबाव हम सभी मिलकर दोबारा बनाएंगे तो निसंदेह बहाली चुनाव से पूर्व जरूर होगी। अगला पॉइंट है, क्या आचार संहिता से बहाली पर असर या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आचार संहिता उस पर लगती है जो कि उसी समय कोई नई घोषणा हो, किसी बहाली की, किसी भर्ती की, या कई अन्य लोक कल्याणकारी योजना, उस पर इसका असर पड़ता है। लेकिन हमारी बहाली पुरानी है और 1-1.5 साल पुरानी बहाली, जिस पर आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि बहाली काफ़ी पुरानी है और ऐसा मैंने कई सारे राज्यों में देखा है जहाँ पर आचार संहिता का प्रभाव बहाली पर नहीं पड़ा है। लेकिन सवाल यहाँ पे कि बिहार में ऐसा होगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बिहार में जो आपके हैं, बिहार सरकार की जो प्रथम प्राथमिकता है वो चुनाव करवाना, आपकी बहाली नहीं। तो ऐसे में वो एक बहाना बना देगी। हमारे पास जितने भी मतलब कर्मचारी थे सरकारी, वो सभी चुनाव में व्यस्त हैं, BD हो, शिक्षक हो। तो ऐसे में आपके नियोजन का काम कौन करेगा, तो हम चुनाव के बाद इस पर विचार करेंगे। तो इससे एक बात साफ झलकती है कि सरकार इस बात का बहाना बना सकती है कि हमारे सारे कर्मचारी इस टाइम चुनाव में व्यस्त हैं, तो आपकी बहाली चुनाव के बाद ही कराएंगे। तो कहीं ना कहीं हम सभी को चुनाव से पहले ही बहाली करवाने के लिए पूरा प्रयासरत होना होगा, मेहनत करनी होगी, आंदोलन करना होगा, लगातार दबाव बनाना होगा, जिससे हमारी बहाली प्रक्रिया चुनाव से पहले पूरी हो। उसके बाद क्या होगा किसी ने नहीं देखा है, तो इसलिए हम सभी को मेहनत करना होगा। हालांकि आचार संहिता का प्रभाव इस पर नहीं पड़ना चाहिए और नहीं पड़ेगा, लेकिन बात उस बात की सरकार के बाद बहाना बना दे कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है, आप सभी के कामों के लिए सारे चुनाव में व्यस्त हैं। अगला है, कब तक लगेगा आचार संहिता बिहार में। दोस्तों देखिए, कई लोग इसको लेकर कई तरह की बातें करते हैं। कई लोग कहते हैं 30 दिन पहले लगता है, कई कहते हैं 45 दिन पहले लगता है, कोई ये कहता है कि जिस दिन इस चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है उसी दिन से लग जाता है। तो मेरा मानना है, अगर ये नवंबर में इसका चुनाव होना बिहार में, तो मेरा मानना है सितंबर अंत में या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता बिहार में लग जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सब देखेंगे कि हमारे पास सितंबर महीना एक तरीके से है बहाली करवाने के लिए, और साथ ही ये जो हमारे 10-12 दिन इसमें अगस्त में बचे हैं, अगर इन दिनों में हम टोटल दिन को ऐड करें तो मुश्किल से 40 से 50 दिन हम सभी के पास है अपनी बहाली करवाने के लिए, जिसमें कि हम सभी को मिलजुल कर इस बहाली को पूरा करवाने का प्रयास करना होगा। तो यानी कि आचार संहिता आपका सितंबर अंत या अक्टूबर के प्रथम वीक में लग जाएगा, अगर नवंबर में चुनाव है तो। और देखने वाली बात यह कि नवंबर में लास्ट नवंबर को चुनाव होता है या स्टार्टिंग में होता है। अगला है, नियोजन इकाई की सुस्ती से कैसे तैयार होगी मेधा सूची।
दोस्तों न्यूज़ निकाय सारी कछुए की चाल से चलती है। हम सभी देख रहे हैं कि बिहार में हमारा शेड्यूल 4 बार बढ़ाया जाता है। कभी किसी मुद्दे को लेकर, कहीं बाढ़ आ जाती है उसके लिए, कहीं कोरोना आ जाता है उसके लिए, या फिर कोई छोटी मोटी घटनाएं बिहार में होती है उसको लेकर हमारा सबसे पहले कहीं भी प्रभाव देखने को मिलता है तो शिक्षक बहाली के ऊपर देखने को मिलता है। बाकी जगह कुछ काम नहीं रुकता है, सारी काम चलते रहते हैं, लेकिन सरकार सबसे पहले इसको रोक देती है, शिक्षक बहाली को। तो ऐसे में जो हमारी मेधा सूची की प्रक्रिया काफ़ी धीमी है। आप देखेंगे कि 90% से अधिक नियोजन इकाई सरकारी आदेशों को मानती नहीं, वो काम ही नहीं करती है, उनका मेधा सूची तैयार ही नहीं होता है। तो ऐसे में किसका दायित्व बनता है? क्या कहे रंजीत सर पूरे 9,000 नियोजन इकाई को देख लेंगे, 534 ब्लॉक को देख लेंगे? तो नहीं। तो इसके लिए हमें क्या कुछ करना होगा, मैं आपको लास्ट वाले पॉइंट में बताऊंगा। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे केस बहाली पर। दोस्तों आप सभी को पता हो कि रंजीत कुमार ने जब शेड्यूल निकाला था 8 जून को और 15 जून से अप्लाई का डेट था, तो वहाँ पे एक डेडलाइन थी नियोजन पद देने की, वो 31 अगस्त तक थी। लेकिन आपको पता होगा कि इस बीच दिसंबर सीटेट 19 का केस एक होता है जो बिल्कुल ही केस निराधार है, कोई इससे मतलब इस बहाली में उनको शामिल करना। दूसरा केस है प्राथमिकता केस, जो कुछ लोगों ने केस किया और सबसे पहले बहाली पे स्टे लगवा दिया, मतलब पूरी भर्ती प्रोसेस ही रुकवा दी। अगर ये लोग चाहते तो ज्वाइनिंग पे स्टे लगाते ताकि हमारी बहाली प्रक्रिया कम से कम चलती रहती। तो इन्होंने ऐसा काम किया कि बहाली रुकवा दी, जो कि हम सभी देख रहे हैं। यानी कि इन्हीं दोनों केस से हमारी शिक्षक बहाली सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है और रुकी हुई है। अगर बहाली ना हो पाएगी तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दिसंबर सीटेट केस और प्राथमिकता केस ही जिम्मेदार हैं बहाली ना हो पाने के लिए, क्योंकि इन्हीं दो केस का हवाला देकर बिहार सरकार ने बहाली की प्रक्रिया को स्थगित किया है, ये सभी जानते हैं। यहाँ पे एक केस हो रहा है ब्लाइंड केस। दोस्तों इनका मैटर है रोस्टर को लेकर, इनका मैटर है कि इनको सीटें कम ज़्यादा दी गई हैं। हालांकि इस केस से आप देख लेंगे कि कल ही जो +2 माध्यमिक हाई स्कूल का जो नियोजन प्रक्रिया स्थगित कर दिया गया है, उनकी आज सुनवाई भी है। और क्या कुछ अपडेट होगा ब्लाइंड केस से हम आपको जरूर बता देंगे अपने कम्युनिटी टैब पे या फिर वीडियो के माध्यम से बता देंगे आपको। तो एक ब्लाइंड का केस, हालांकि इस केस से हमारी बहाली पर इतना असर नहीं, क्योंकि इसका मेन पॉइंट है रोस्टर को लेकर। तो ये केसेस है ना, इस केसेस से हम सभी को मिलके लड़ना है। साथ ही एक बात और बता दूं आप सभी को कि कुछ लोग की मानसिकता इतनी जाहिलपन में भरा जा रहा है कि कुछ लोग और केस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो मुझे गुप्त सूत्रों से पता चल रही है। अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा किसी प्रकार के केस के लिए, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं केस से, और लाखों अभ्यर्थी अवसाद डिप्रेशन से ग्रसित होते जा रहे हैं, क्योंकि बहाली जो उनकी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ बिहार शिक्षक बहाली, जिनमें उनको शिक्षक बनना है। अगर कोई उनके शिक्षक बनने से रोकता है तो सबसे बड़ा दुश्मन होगा उन लाखों अभ्यर्थियों का जो इस तरह का काम करने जा रहा है या करता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट और लिखे हैं। काम जो बिहार के अभ्यर्थियों को करना है, हमें कुछ काम करना है, क्योंकि हम केवल रंजीत सर या फिर शिक्षा विभाग के भरोसे नहीं रह सकते। हमने देखा, हमारे सामने एग्जाम्पल उदाहरण है कि क्या कुछ काम होता है, सरकारी आदेशों की अवहेलना होती है, कोई काम समय पर नहीं करता जितनी नियोजन इकाई हैं। तो ऐसे हमारे कई सारे काम हैं जो हमें करने, पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है रंजीत सर द्वारा दिए गए नियोजन इकाई को के दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करवाना। देखिए रंजीत सर ने सभी डीओ डीपीओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि मेगा सूची 1 से 5 की एक्सेल सीट पे 6 to 8 की, और टोटल मेगा सूची आपको पूरे अगस्त में बना लेनी है, यानी कि 1 to 5 की भी और 6 to 8 की मेगा सूची अगस्त तक बना लेनी है। और साथ ही कुछ अभी तो भ्रम ये भी रहता है कि 1 से 5 की बारी नहीं होगी, 6 to 8 की पहले हो जाएगी। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, 1 से 5 और 6 से 8 दोनों की बहाली एक साथ होगी, नोट डाउन कर लीजिए। अगर बहाली होनी होगी तो दोनों की एक साथ होगी, वरना किसी की नहीं होगी। दोनों की बहाली एक साथ होगी, जैसा कि आपको रंजीत सर ने भी कई बार बता दिया है कि हम दोनों की बहाली एक साथ करेंगे। तो ऐसा भ्रम में ना रहा है कि 1 से 5 की होगी, 6 to 8 की हो जाएगी, दोनों की साथ साथ होगी। तो यहाँ पे ये काम है पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर निरंतर दबाव बनाना, जरूरत पड़ने पर शिकायत करना। देखिए दोस्तों, जो 1 से 5 के अभ्यर्थी हैं वो जिस पंचायत से संबंध रखते हैं, वहाँ के जो शिक्षक इसका काम देख रेख कर रहे हैं मेगा सूची बनाने का, उन पर दबाव बना सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर लेकर उनसे बात कर सकते हैं कि सर हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, उनसे लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं। इसी प्रकार प्रखंड लेवल पे जो आपके शिक्षक काम कर रहे हैं बीडीओ, उन पर दबाव बना सकते हैं कि सर हमारा काम जिस समय पे सरकार का सख्त निर्देश आया फिर भी काम वो नहीं करते, तो उनकी शिकायत डीपीओ से डीओ से कीजिए। अगर डीओ डीपीओ नहीं मानता तो वहाँ पर धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए। फिर भी नहीं मानते तो अब सीधा इसकी शिकायत रंजीत सर से कीजिए कि ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं। इसी प्रकार आप पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर पर अपना काम कर सकते हैं। और
अपना एक छोटी छोटी टीमें बना सकते हैं हर जिले के अंदर, एक जिले स्तर पे, एक प्रखंड स्तर पर, एक पंचायत स्तर पे, और आपस में कोऑर्डिनेशन करके लगातार अपनी नियोजन पे दबाव बना सकते हैं, जिससे कि हर हाल में अगस्त में हमारी मेगा सूची बनकर तैयार हो जाए 1 से 5 और 6 से 8 की। अगला है, किसी प्रकार के नए केस का विरोध करना, इंटरवेन बनना जरूरी। जैसा मैंने आपको पहले बताया, कुछ लोग अभी भी इन हरकतों से बाज नहीं आते हैं। उनको ये लगता है कि अगर मेरी नौकरी नहीं हो रही, अगर मेरा मेगा 55% है, 40% है, 57% है, अगर मेरी नहीं हो रही है तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा। ये जो उनकी मानसिकता नहीं, इस बात को दर्शाती है कि उनमें जाहिलपन काफ़ी हद तक भरा हुआ है, क्योंकि वो लाखों अभ्यर्थी सबसे बड़े दुश्मन है जो इस तरह की मानसिकता को लेके चलते हैं, और मेरा नहीं तो किसी का नहीं। अरे भैया, अगर आपकी एक की नौकरी नहीं होगी, लाखों को तो लेने दो, आप कोई और काम कर लेना, कहीं और ट्राई कर लेना। लेकिन अगर आपकी वजह से लाखों अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा? तो ऐसी मानसिकता छोड़ दीजिए, और किसी ग्रुप में अगर आप कोई मैसेज आता है चंदा के लिए, केस करने के लिए कोई करता है, उसको तत्काल ग्रुप से रिमूव कीजिए, उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए आईडीन महोदय, क्योंकि ऐसे लोग हमें आपस में लड़वाते हैं और भ्रम की स्थिति पैदा करवाते हैं। क्योंकि हम किसी भी केस का समर्थन नहीं करेंगे, जो भी शिक्षक बहाली पे केस होगा उसका विरोध पुरजोर तरीके से होगा। अगर जरूरत पड़ी तो उसमें आपका इंटरवेन भी किया जाएगा, क्योंकि अब और केस हमें बर्दाश्त नहीं। अगला है, निरंतर ट्विटर आंदोलन के माध्यम से अपनी बातों को सरकार, विपक्ष, मीडिया तक पहुंचाना, विधायकों, सांसदों, मंत्री बहाली हेतु दबाव बनाना। दोस्तों देखिए, 6 सितंबर तक लॉकडाउन बिहार में लगा है। हमारे हाथ पैर बंधे कि हम पटना में आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन इस समय आंदोलन की सख्त जरूरत है। इस टाइम एक पुरजोर तरीके से आंदोलन होना चाहिए था पटना में, ताकि सरकार की आंखें खुल जाए। लेकिन हमारे हाथ पर सरकार ने पहले बांध दिए हैं कि 6 सितंबर तक लॉकडाउन लगा दिया है। कोई ट्रेन नहीं चल रही अभी के टाइम में, ज़्यादा बस गाड़ी नहीं चल रही, तो ऐसे में अभ्यर्थी के पटना पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। जो पटना के अभ्यर्थी हैं वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो दूर दराज इलाकों के वो ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसे में सरकार ने जानबूझकर ऐसी बार बार लॉकडाउन बढ़ा दिया ताकि कोई अभ्यर्थी आंदोलन न कर सके, जिससे कि लेकर वो एक तरीके से हमारे आंदोलन को दबाना चाहती है। लेकिन जब भी लॉकडाउन खुलेगा हम लोग सड़क पर जरूर उतरेंगे, क्योंकि सरकार हमारी बात को बिल्कुल नहीं मान रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि लॉकडाउन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के माध्यम से विधायकों को फ़ोन करके, उनके आवाज़ पर जाकर जब वो रैली करते हैं, उनको सीधा कहकर, मांग पर देके निरंतर दबाव बना सकते हैं कि अगर हमारी बहाली आप नहीं करेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। हम वोट ही नहीं देंगे, बल्कि 100 लोगों को वोट देने भी नहीं देंगे। यानी कि कम से कम आपका हम बहुत बड़ी संख्या में आपका वोट बैंक प्रभावित कर देंगे, जिससे कि आपकी सरकार गिर जाएगी और इस चुनाव में हार जाएगी। अगर हमें चुनाव से पहले हमारी बहाली नहीं करते, उनको सख्त चेतावनी सभी अभ्यर्थियों को, अपने विधायकों को जरूर देना है, सांसदों की। अगर हमारी बहाली चुनाव से पहले नहीं होती तो हम इस कदम उठाने को बाध्य होंगे। वो लगातार ट्विटर के माध्यम से हो या फ़ोन के माध्यम से हो, उन पर लगातार दबाव बनाना ही बनाना है हम सभी को, ताकि उनकी आंखें खुली रहे, उनको ये लगे कि अभ्यर्थी जिंदा है, ये अपनी मांग को लेकर अभी भी सक्रिय हैं, या ऐसे छोड़ने वाले हमको नहीं है। तो हम सभी को मेहनत करना ही होगा। अगला है, डीपीओ डीओ पर निरंतर दबाव बनाकर ससमय मेगा सूची तैयार करवाना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कई डीपीओ डीओ बहुत सुस्त होते हैं। वो तो इतने सुस्त होते हैं, खुद उनके अंदर जो नियोजन इकाई वीडियो, उनको भी कोई आदेश नहीं दे पाते। वो कहते कर लेगा, आदेश दे दिया गया। इतने लापरवाह होते हैं। ऐसे लोगों को ना धरना आंदोलन से ये सबक सीखते हैं। जैसे कि मैंने कई पिछली बार देखा था, कई हमारे सक्रिय अभ्यर्थी थे, जैसे अर्जुन सिंह सर, और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने की तालाबंदी कर दिया था डीपीओ की कार्यालयों में। तब जाके उन्होंने अगले दिन सारा काम करना शुरू किया। तो ऐसे सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अगर कोई डीपीओ डी काम आपकी बात नहीं मानता या लापरवाही करता है, सरकारी आदेशों की पालन नहीं होती, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे जिला लेवल पे, चाहे पंचायत लेवल पे हो, आपको सख्त कदम उठाने की जरूरत है, जिसकी हर हाल में अगस्त तक मेगा सूची बनकर आपकी तैयार हो जाए। और जब इन दोनों केस का जजमेंट आए, जजमेंट के जस्ट बाद आपके नियोजन पत्र बंटना शुरू हो जाए। इसके लिए आप सभी को तत्पर होना होगा और अभी से काम करना होगा। बस आपके पास 40 से 50 दिन आपके पास हैं, जिसमें आप अपनी बहाली करवा सकते हैं। अन्यथा फिर चुनाव के बाद क्या होगा किसी ने नहीं देखा। और यहाँ पे मैंने लिखा है, अंत में जब तक बहाली चुनाव से पहले पूरी ना हो, हमें निरंतर मेहनत और आंदोलन करना है। दोस्तों, अगर आप चुपचाप घर बैठ जाएंगे ना, सरकार आपकी बहाली बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि वो चाहेगी कि ये लोग अपनी मांगों को भूल चुके हैं। इनको लगता है कि अब बहाली से इनको कोई वास्ता नहीं रहा। लेकिन उनकी नज़रों में ये बात होनी चाहिए कि हम जिंदा हैं साहब, हम नौकरी लेंगे, आपसे भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। और नौकरी हमारा अधिकार में फॉर्म भरा है,
25-30 रुपये खर्चा किया, लाखों से अपने अरमान लिए इस बहाली को हम देख रहे हैं, किसी की शादियाँ नहीं हो रही, किसी का कुछ और चीज़ की वजह से अधूरा रह रहा है। तो ऐसे में हर अभ्यर्थी के अंदर जज्बा होना चाहिए कि हम हर हाल में इस बहाली को चुनाव से पहले करवाने की संकल्पित हैं, और जरूरत पड़ने पे आंदोलन भी किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, हर वो चीज़ की जाएगी जिससे बहाली समय पूरा हो, क्योंकि हम सरकार को ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने इसका 1.5-2 साल से ड्रामा देख लिया। लेकिन अभी हमारी जो पहली प्राथमिकता ये है कि जो अभी जो एक सरकारी आदेश जा रहा है सभी नियोजन इकाई को मेगा सूची बनाने को लेकर 1 से 5 के एक्सेल सीट पर, साथ ही 6 से 8 का, वो हर नियोजन इकाई, बिहार के 9000 नियोजन इकाई, साथ ही 534 ब्लॉक में बनना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी बिहार के लाखों अभ्यर्थी की है। कोई इस चीज़ की मॉनिटरिंग करे, जा जाकर देखे बन रहा है नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है तो दबाव बनाइए और उनसे ज़बरदस्ती बनवाइए, क्योंकि आपको नौकरी लेनी है, नियोजन इकाई को नौकरी नहीं लेनी है, वो नौकरी आपको देना नहीं चाहेगा। आपको नौकरी लेनी है तो आपको इसलिए मेहनत करना होगा, और आपको मेहनत करने से ही बहाली समय पर पाएगी। अन्यथा आप सोचेंगे कि हम लोग कुछ ना करें, कोई और कर रहा है, दूसरे के भरोसा आप रहेंगे, तो भूल जाइए कि आप बहाली चुनाव से पहले आप करवा ही पाएंगे, क्योंकि ऐसे में हर कोई ये सोचे तो बहाली चुनाव से पहले हो पाना मुश्किल है। और सभी अभ्यर्थी मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है हर हाल में बहाली चुनाव से पहले हो जाएगी। इसके लिए हमें आंदोलन और लगातार दबाव बनाने की सख्त जरूरत है, जिसकी सरकार को ये लग जाए कि अभ्यर्थी मानने वाले नहीं, और उनको खुले आम कह देना कि अगर आपने हमारा नियोजन नहीं किया वो वोट नहीं देंगे और ना ही हम देने देंगे। हम 100 से 200 वोट एक अभ्यर्थी प्रभावित करेगा आपका। आप सोचिए लाखों अभ्यर्थी कितना वोट में प्रभावित कर देगा आपका। तो ऐसे में उनको सख्त चेतावनी मिलनी चाहिए, और इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। बहुत जल्द हम लोग शिक्षक भाइयों तो जो भी रणनीति बनाए, जब भी ट्विटर कैंपेन चलाएं, जब भी आपको कुछ कहा जाए उसको सख्ती से पालन कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए, जिससे कि हम बहाली चुनाव से पहले पूर्व करवाने में सफल हो, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों का जो भविष्य इस बहाली पे टिकी हुई है, उनके अरमान इस बहाली पे टिकी हुई है, जिसको हर हाल में हम सभी मिलकर चुनाव से पहले पूरी करवाने के लिए मेहनत और प्रयास करेंगे। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करूंगा आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर सहमत तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए।